जय हिंद। द जुपिटर क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 फिजिक्स के चैप्टर 1 वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। अर्थात कहने का मतलब है कि उसके कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कृष्ण भगवान का फोटो है। तो एक यानी कि आज के बाद कल जो है कृष्ण जन्माष्टमी है। तो कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग का पहला प्रश्न है, यहाँ से ही स्टार्ट होता है। चलिए पहला प्रश्न है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक वेक्टर होता है जिसकी दिशा होती है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो बता देते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है दो आवेशों का एक निकाय होता है, एक प्लस आवेश और एक माइनस आवेश। दो आवेशों का एक निकाय होता है जिसमें एक धन आवेश और एक ऋण आवेश होता है। तो इसमें बताना है कि जिसकी दिशा होती है उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर या धन से ऋण आवेश की ओर या ऋण से धन आवेश की ओर। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से सूचित किया जाता है और यह एक सदिश राशि है। तो इसके ऊपर एरो चिन्ह का निशान रहता है। इसकी दिशा जो होती है वह ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। आपको बता देते हैं कि वैद्युत जो द्विध्रुव आघूर्ण है उसकी अगर दिशा पूछा जाएगा तो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। लेकिन अगर पूछा जाएगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर से किधर होती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा पूछा जाएगा तो बताना है कि प्लस से माइनस की ओर, यानी कि धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा पूछा जाएगा अर्थात P की दिशा पूछा जाएगा तो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होगा। एक और बात बता देते हैं कि P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है QD। और ये P क्या है, तो P है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, Q क्या है तो धन आवेश और D क्या है तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है दूसरा जो है वह है, किसी विद्युत द्विध्रुव के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सुदूर बिंदुओं पर जिनकी दूरी r है अनुक्रमानुपाती होती है। कह रहा है कि जो वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव में दो निकाय होते हैं, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश, और दोनों ही फिक्स दूरी d दूरी पर स्थित रहता है। तो इसमें हम लोग को बताना है कि इस द्विध्रुव से इस द्विध्रुव के मान लीजिए केंद्र से r दूरी पर कहीं भी जो E होता है, E का मान ऐसे दो अक्ष होता है, एक होता है दो फिक्स दूरी है और एक होता है अक्षीय दूरी और एक होता है निरक्षीय दूरी। लेकिन एक कहीं भी दे देगा, ना अक्ष पे ना निरक्ष पे, अक्ष या निरक्ष को छोड़ करके या कहीं भी दे देता है, या तो अक्ष पर बिंदु पूछेगा या निरक्षीय स्थिति पर पूछेगा तो हम लोग आप बता सकते हैं दूगो, या कहीं भी देता है तो एक और होता है, दोनों को मिलाकर अक्ष निरक्षीय दोनों उसमें आ जाता है। तो कहने का मतलब है कि द्विध्रुव के कह रहा है कि यहाँ से कहीं भी एगो r दूरी ले लिए हैं और यहाँ से हमको पूछ रहा है कि जो E का मान होगा कहीं पर भी, उसमें एक पूछ रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वह दूरी के अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है समानुपाती। किसके समानुपाती होता है, तो बता देते हैं कि अक्षीय स्थिति में अनिरक्षीय स्थिति में अक्षीय स्थिति और एक होता है निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति। तो अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में देखिए E का जो मान होता है वो होता है अक्षीय स्थिति में 1/4 पाई E0 K 2P बटा में R क्यू।
ठीक है। इसका मान जो होता है निरक्षीय वाला में 1/4 पाई ई नॉट के और होता है P/R⁴। यानी कि अक्षीय वाला स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान वैद्युत द्विध्रुव के लिए निरक्षीय स्थिति के दोगुना होता है। इसमें देखेंगे कि P एक है और इसका दोगुना है, तो अक्षीय स्थिति वाला मान दोगुना होता है निरक्षीय स्थिति वाला से। अब इसमें देखेंगे कि R पे डिपेंड करता है, E जो होता है इसके देखेंगे तो यहाँ पर क्या है 1/R⁴, इसमें भी क्या है 1/R⁴ है, अर्थात दोनों को मिलाएंगे तो दोनों में 1/R⁴ आ रहा है, तो समानुपाती पूछ रहा है, तो ई समानुपाती क्या हो जाएगा 1/R⁴ हो जाएगा। तो हम लोग का राइट आंसर जो हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न आगे की ओर बढ़ते हैं। तीसरा देखिए, हम लोग का अगला प्रश्न है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, यानी हम लोगों से पूछा जा रहा है कि ई का जो है वह मात्रक क्या है, ई का मात्रक क्या है। तो देखिए सिंपल लॉजिक लेके चलते हैं। वैद्युत बल बराबर क्या होता है, तो वैद्युत बल बराबर होता है QE, यानी कि वेक्टर F बराबर होता है Q वेक्टर E। अब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि E बराबर क्या होता है, तो E बराबर हो जाएगा वेक्टर F/Q। अब यहाँ पर समझेंगे कि बल का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है। Q का मात्रक क्या होता है, Q मतलब आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, तो कूलम होता है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, E का मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, तो इसका मिला सकते हैं, कौन सा आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर। कुछ दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों को हवा के स्थान पर केरोसिन तेल में रख दे तो उन बिंदुओं पर आवेशों के बीच बल, यानी कि कह रहा है कि कुछ दूरी पर रखे दो बिंदु आवेश, कुछ दूरी पर रखे दो बिंदु आवेश, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, दो बिंदु है। अब देखिए इसको कुछ दूरी पर रख दिया है, तो एक बिंदु आवेश को कहते हैं Q1 और एक को मान लेते हैं Q2, R मान लेते हैं इसको। ठीक है, रख दिया गया है। दो बिंदु आवेशों को हवा के स्थान पर केरोसिन तेल में रखा, तो उन बिंदु आवेशों के बीच में बल पूछ रहा है कि कितना होगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ हवा है, ठीक है, हवा में रखा गया है R दूरी पर, तो न्यूटन के नियम के अनुसार हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई ई नॉट के Q1 Q2/R²। के क्या है, तो यही है माध्यम का परावैद्युतांक, के जो है वह माध्यम का परावैद्युतांक है। के जगह पर हवा रहेगा तो हवा के लिए के का मान कितना होता है, तो 1 होता है। हवा के लिए के का मान कितना होता है, 1 होता है। और बाकी के लिए अगर पूछा जाए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझिए, ये नीचे है F समानुपाती 1/K, या डायरेक्ट बोल सकते हैं F व्युत्क्रमानुपाती K, यानी कि के का मान अगर घटता है तो F का मान बढ़ेगा, और K का मान अगर बढ़ाते हैं तो F का मान क्या होगा, घटेगा। अगर हम लोग जो दोनों आवेशों के बीच के दूरी पर चल रहे हैं, दोनों आवेशों के बीच के दूरी पर चल रहे हैं, तो अगर वहाँ कहने का मतलब K के मान पर अगर K का मान घटेगा तो F का मान बढ़ेगा, K का मान बढ़ेगा तो F का मान घटेगा, K का मान कम होगा तो F का मान ज़्यादा होगा। तो बात समझिए कि हवा के जगह पर कुछ भी अगर रखा जाए, केरोसिन तेल रखा जाए, जल रखा जाए, तो K का मान क्या होता है, बढ़ता है। K का मान यहाँ पर जब ज़्यादा रखेंगे, बाकी सब कांस्टेंट रहेगा, तो K का मान अगर हम लोग रखते हैं हवा के जगह पर, किसी भी केरोसिन तेल, जल ले लेंगे, धातु ले लेंगे, कोई भी रखेंगे हवा के जगह पर, तो K का मान ज़्यादा हो जाएगा, 1 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि हवा वाला मान से ज़्यादा हो जाएगा तो F का मान क्या होगा, कम होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, घटेगा। ठीक है, इस प्रश्न को ध्यान में रखना है। ठीक, आगे की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि धातु के दो समरूप गोलों को क्रमशः +Q
प्लस क्यू माइनस क्यू, एक मिनट, प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश दिया गया है, दोनों गोलों, अब पहले कर रहा है दोनों गोलों का द्रव्यमान बराबर होगा। तो देखिए सबसे पहले समझ लेते हैं इस तरह के सवाल को। कह रहे कि धातु के समरूप दुगो गोला दे दिया गया है। कह रहा है कि दुगो गोला है, एक ही जैसा है। देखिए एक इस तरह से है, एक गोला और एक ये गोला हो गया, ठीक। कह रहे कि दो गोला हो गया है इस तरीका से, और दे दिया गया है, इस पर कह रहा है कि एक पर देना है प्लस आवेश और एक पर देना है माइनस आवेश। अब बात समझिए, प्लस आवेश का मतलब क्या होता है? प्लस आवेश का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गया है, उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी, और इस पर हो गया है इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। एक पर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की कमी और एक पर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। अब समझिए अधिकता, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की कमी यानी कि इसमें से कुछ आवेश जो है बाहर निकाल लिया गया है, आवेश जो है यानी कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया गया है, और इसमें है कि आवेश किसको कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है। यानी कि आवेश इस पर दे दिया गया है और इसमें से आवेश क्या किया गया है? निकाला गया है, इलेक्ट्रॉन को निकाला गया है। तो जब इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो उसका द्रव्यमान कम होता है, घटता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, मान लीजिए किसी बॉडी से अगर इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन का जितना द्रव्यमान होगा वो कम होगा ना, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसके द्रव्यमान में कमी आता है। और इलेक्ट्रॉन किसी को देते हैं, मान लेते हैं 5 गो इलेक्ट्रॉन दिए, तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है ना, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 गुना 10 के पावर माइनस 31 kg होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कहता है तब 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। तो कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का जो भी द्रव्यमान होता है अगर किसी पर देंगे तो वो बढ़ जाएगा, और किसी में से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो जो भी द्रव्यमान होगा, 2 खींचेंगे चाहे 5 खींचेंगे, वह जरूर ही क्या होगा? घटेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा कि प्लस वाला गोला पे द्रव्यमान कम होगा और माइनस वाला पे बढ़ेगा। यानी कि आगे देखना है कि धन आवेशित गोले का द्रव्यमान ऋण आवेशित गोले के द्रव्यमान से कम होगा। कह रहे कि धन आवेशित जो गोला है ओकर द्रव्यमान ऋण आवेशित गोले के द्रव्यमान से कम होगा, तो सही बात है। इसमें हाई वाला ऑप्शन देख ले, ऋण आवेशित गोले का द्रव्यमान धन आवेशित गोले के द्रव्यमान से कम होगा। कह रहे कि ऋणे वाला का कम होगा, तो ना ऋण वाला का ज़्यादा होगा, तो यानी कि धन आवेश का क्या होगा? कम होगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, धनावेशित वस्तु में होती है, ये तो अभी बताए कि जब कोई भी वस्तु क्या है? धनावेशित है, यानी कि प्लस चार्ज है, अगर आप प्लस है, धनावेशित है, तो उस पर क्या हो सकता है? तो एक ही बात याद रखेंगे ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो देखना नहीं है, सीधा सीधा हम लोग का जाना है इलेक्ट्रॉन पर, और उसमें क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी। अगर किसी पर माइनस निगेटिव चार्ज है तो इस पर कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, ठीक है। अब एक और बात, इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगा? कमी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन कह देगा कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना कूलम होता है, तो पता ही है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। तो इन दोनों बात को भी ध्यान में रखना है। एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, संख्या है। एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इतना संख्या है। और एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं या कितना कूलम होता है? तो 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक मिनट, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की कमी। तो इलेक्ट्रॉन की कमी कहाँ है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है 7, 1 माइक्रो कूलम, इसको कहते हैं माइक्रो, ठीक है, म्यू माइक्रो, तथा +4 माइक्रो कूलम
कि दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में स्थित है, उन पर लगने वाले बलों का अनुपात कह रहा है। कि देखिए यहाँ पर एक है +1 माइक्रोकूलम का और एक है 4 माइक्रोकूलम का, दो आवेश है, इनके बीच में लगने वाला बल। तो F बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला इस पर इधर की ओर और ये वाला इधर की ओर, ठीक है, 1 माइक्रोकूलम और ये है 4 माइक्रोकूलम। तो कूलम के नियम से F बराबर क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बटा में R² होता है। K का मान लिख सकते हैं लेकिन इसमें लिखना नहीं है। तो कहने का मतलब है कि इसको 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं, तो इसके द्वारा इस पर लगाया गया बल और इसके द्वारा इस पर लगाया गया बल दोनों एक ही सूत्र पर होगा। क्या पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है। तो F1 और F2 मान लेते हैं कि इसके द्वारा लगाया गया बल इस पर F1 और इसके द्वारा लगाया गया बल इस पर F2 है। तो इसका अगर निकालेंगे F1 का मान तो इतना आ जाएगा K Q1 Q2 बटा में R²। और दूसरा का भी इसके द्वारा इस पर लगाया गया बल कितना होगा, तो वह हो जाएगा K Q1 Q2 बटा R²। फिर वहीं आएगा, तो इसका अनुपात जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 1:1। ठीक है, तो 1 माइक्रोकूलम तथा 4 माइक्रोकूलम कुछ भी कहेगा। अब Q के जगह पर हम मान काहे नहीं रखे, काहे कि दोनों में सेम आएगा तो मान रखने की आवश्यकता नहीं है। 1 माइक्रोकूलम के जगह पर यहाँ 1 रखेंगे या Q2 के जगह पर उतना रखेंगे, और दूरी दोनों में सेम रहेगा, दूरी बदलना नहीं है। ये कह रहा है कि इसके द्वारा इस पर लगाया गया बल और इसके द्वारा इस पर लगाया गया बल, यानी कि कूलम के नियम से देखेंगे, चाहे इस पर ऐसे देखेंगे, F बराबर क्या होता है, QE। तो इसमें 1 मिनट छोड़िए, इसमें तो E का मान दे नहीं रखा है, तो कूलम के नियम से देखेंगे कि इस पर और इसके द्वारा इस पर लगाएगा बल का मान कितना हो जाएगा, 1:1। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अगला प्रश्न है, P आघूर्ण वाले किसी वैद्युत द्विध्रुव पर समरूप वैद्युत क्षेत्र E में लगने वाले बल आघूर्ण का मान कितना होगा। कह रहा है कि P वैद्युत आघूर्ण का मान दे रखा है कि वैद्युत आघूर्ण का मान कितना है, P है, तथा किसी ध्रुव पर समरूप वैद्युत क्षेत्र E में लगने वाले बल और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना दे रखा है, E दे रखा है। अगर ये दो मान होता है तो कहना है कि बल आघूर्ण का मान, यानी कि टॉर्क पूछ रहा है कितना है, टाउ का मान। तो टाउ का मान बता देते हैं कितना होता है, P×E होता है। क्या होता है, P×E होता है। या इसको अगर एथी में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, PE sin थीटा। अगर क्रॉस हटाते हैं तो क्या हो जाता है, sin थीटा, यानी कि टाउ का मान हो जाएगा PE sin थीटा। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, अगर ये वाला ऑप्शन में मिलेगा तो ये वाला, अगर ये नहीं है तो ये वाला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर P×E हो जाएगा। अब देखते हैं 9 नंबर। 20 नहीं है, ये 2 है। 2 माइक्रोकूलम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। कह रहे कि 2 माइक्रोकूलम के 2 बराबर कह रहा है, विपरीत कह रहा है। विपरीत का मतलब प्लस और माइनस। तो एक वो 2 माइक्रोकूलम यहाँ है और एक 2 माइक्रोकूलम यहाँ है। तो एक प्लस में है और एक किस में है, माइनस में है। कह रहे कि आवेशों के बीच की दूरी कितना है, 3 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर को अगर हम लोग मीटर में बदलते हैं तो हो जाएगा 3 × 10 के पावर माइनस, 3 × 10 के पावर माइनस कितना हो जाएगा, 100 से भागा देंगे तो ऊपर जाएगा तो -2 मीटर हो जाएगा। इनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा, यही पूछ रहा है। यानी कि समझिए, E हो गया Q का मान और ये हो जाएगा D का मान। D का मान 3 सेंटीमीटर था, लेकिन अगर मीटर में लेंगे तो 100 से भागा देंगे, 100 का मतलब 10 के पावर 2, तो ऊपर जो है वह कितना हो जाएगा, माइनस। तो P बराबर क्या हो जाएगा, QD। P यानी कि हम लोग को बताना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो यानी Q का मान कितना रखेंगे, तो रखना है 2 माइक्रोकूलम, 2। अच्छा बता देते हैं कि माइक्रो का मतलब होता है 10 के पावर -6, तो 2 × 10 के पावर -6 और D का मान कितना आया है, 3 × 10 के पावर -2। और Q का मान होता है मात्रक होता है कूलम और D का मान होता है मात्रक होता है मीटर। तो ये हो जाएगा 2 × 6 × 10 के पावर -8 कूलम मीटर। तो इसका राइट आंसर देख सकते हैं हम लोग कौन है, 6 कूलम मीटर ना, इसमें 10 के पावर -8 है, तो 10 के पावर -8 इसमें है, तो कूलम मीटर। तो ये राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, B हो जाएगा। ठीक है, अगर इस तरह न्यूमेरिकल आएगा तो बड़ी इजी रहता है और उसको सूत्र पर रख सकते हैं, P = QD पर रख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक होता है। निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक होता है, तो बता देते हैं F बराबर कूलम के नियम से होता है, F बराबर 1/4πE0 K Q1 Q2
Q1 Q2 बटा में क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। के तो माध्यम का परावैद्युतांक है, ये जो है इसको हम लोग कहते हैं क्या, निर्वात की वैद्युतशीलता। ई नॉट को कहा जाता है निर्वात की वैद्युतशीलता कहा जाता है, ई नॉट को। तो हम लोग को इसका मात्रक बताएं, तो बताइए नीचे है ना, तो इसको इधर ला देंगे, एफ को उधर लेकर चल जाएंगे। बाकी देखिए ये अचर राशि है, तो इससे कोई मात्रक निकालने में इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इसको अगर यहाँ कर देते हैं तो ई नॉट बराबर देखेंगे तो उधर हो जाएगा Q1 Q2 अब बटा में आर स्क्वायर, एफ कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। हाई जो है ना 1/4 पाई के, ये अचर राशि है, अचर राशि, और इसका भी मान कांस्टेंट होता है, लेकिन इसी का निकालना है तो अब आराम से निकाल सकते हैं इसका मान। इसको कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। इसका एसआई मात्रक बताना है, हम लोग को मात्रक बताना है। तो क्यू माने आवेश, आवेश का क्या होता है, कूलम, एगोरी कूलम, तो क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर। और नीचे क्या हो जाएगा, बल का क्या होता है, न्यूटन। आर का मतलब होता है दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। एक Q1 था और एक क्या था, Q2। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना है, आर है। तो दूरी मीटर में होता है, तो आर दुगुना है, दुगो है, आर स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब आप लोग देख सकते हैं कि कौन सा आंसर हो जाएगा, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ई नॉट का मात्रक है, ई नॉट का अभी मात्रक बताया गया कि क्या होता है, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, लेकिन ऑप्शन में ई वाला है ही नहीं, ऑप्शन में ई वाला है नहीं, तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो एक और होता है फॉर्मूला संधारित्र की धारिता के लिए, C बराबर, गोलीय संधारित्र की धारिता के लिए होता है C बराबर 4 पाई ई नॉट आर होता है। क्या होता है, C बराबर 4 पाई ई नॉट आर। गोलीय संधारित्र की धारिता क्या होगी, जब गोले की त्रिज्या क्या दिया हो, आर दिया हो, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या होता है, हवा के लिए, अगर के नहीं दे रखा है तो हवा के लिए वहाँ पर उसको हवा के लिए मान लिया गया है फॉर्मूला को, ठीक है। तो C बराबर है 4 पाई ई नॉट के आर। तो हम लोग को बताना है कि E का, तो फिर इसमें ये वाला अचर हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, आर को रहने देंगे, ठीक है। तो ये त्रिज्या है, तो E बराबर क्या हो जाएगा, तो C बटा में आर। अब देखिए इसका क्या होता है, संधारित्र की धारिता है, संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है फैराड। फैराड इसको क्या बोलते हैं, फैराड बोलते हैं। और ये जो होता है त्रिज्या, इसका क्या हो जाएगा, मीटर। तो ई नॉट का मात्रक एक और याद रखेंगे, क्या होता है, फैराड प्रति मीटर। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फैराड 1+1 है, पावर में तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फैराड प्रति मीटर। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। देखिए आवेश का, ये सवाल है आवेश के वितरण से संबंधित। आवेश का वितरण जो होता है वह 3 तरीका से होता है। आवेशों का वितरण कितने तरीका से, 3 तरीका से होता है। एक होता है रेखीय, क्या होता है, रेखीय, और एक होता है पृष्ठीय, और एक होता है आयतन वितरण। रेखीय वाला में एक रेखा पर आवेश रहता है, और पृष्ठीय वाला में आवेश उसके पृष्ठ पर रहता है, और आयतन वाला में पूरा बॉडी के अंदर आवेश रहता है, ठीक है। अगर रेखीय जो आवेश वितरण है उसके घनत्व का हम लोग लेमडा से करते हैं, और उसका होता है Q/L, और इसका होता है सिग्मा बराबर Q/A, एरिया जिस पर फैला रहता है, और ये हो जाएगा रो बराबर होता है Q/V, आयतन, जितना आयतन में आवेश रहता है। तो उस हिसाब से देखेंगे तो इसका ऐसे ही मात्रक हो जाता है कूलम प्रति मीटर, और इसका हो जाता है कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। ये आवेश है तो आवेश का कूलम, V का क्या होता है, मीटर क्यू। तो आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। आवेश के पृष्ठ घनत्व, कर पृष्ठ का मतलब होता है, ये दूसरा का पूछा जा रहा है पृष्ठीय वाला, तो कौन सा हो जाएगा, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। यहाँ से सवाल रहेगा ही रहेगा, आप लोग 3 तरह का होता है, इनमें से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव, हम बताए जो सवाल हम लोग कर लिए हैं
पीछे वह हो गया ई का मान पूछे थे, तो अक्षीय वाला में यानी कि अक्ष यानी एक्स अक्ष पे पूछे थे तो आया था कितना 1/4 पाई ई नॉट 2p बटा आर क्यू। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल के रहेगा। और इसमें होता है ई वाई का मान कितना होता है तो 1/4 पाई ई नॉट p बटा आर क्यू होता है, यहाँ पर क्या रहेगा आर क्यू होता है। तो ये है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि ई का मान पूछेगा। इसमें ई नहीं पूछ रहा है, विभव पूछ रहा है, यानी कि भी का मान पूछ रहा है। और भी किस अक्ष पे पूछ रहा है तो भी का मान पूछ रहा है वाई पे, और एक और ही होता है भी का मान एक्स अक्ष पे, यानी कि अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान कितना होता है तो वह होता है 1/4 पाई ई नॉट के अब p बटा आर स्क्वायर होता है। p बटा क्या होता है आर स्क्वायर होता है। लेकिन वहीं अगर y अक्ष पर पूछा जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान कितना होगा तो वह क्या होता है 0 होता है। तो इन 4 जो सूत्र लिखे हैं द्विध्रुव के लिए, ये x का मतलब अक्षीय, x का मतलब अक्षीय, और ये y का मतलब निरक्षीय, और ये y का मतलब निरक्षीय होता है। विद्युत पूछेगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछेगा तो इसमें से बताएंगे। वैद्युत कहेगा कि विभव का मान पूछेगा, अक्षीय में पूछेगा तो ये वाला, निरक्षीय में पूछेगा तो ये वाला। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पूछ रहा है कि विद्युत विभव किस में निरक्षीय, निरक्षीय का मतलब भी का मान बताना है y पे, तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप समझिए, दूरी r पे 14 नंबर क्वेश्चन है। दूरी r पर स्थित दो बिंदु प्लस q तथा माइनस q के बीच बल F, यदि एक आवेश स्थिर हो तो दूसरे आवेश को उसके चारों ओर r त्रिज्या के वृत्त में परिक्रमा करने पर कार्य क्या होगा। पहले सवाल खूब अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, कह रहा है कि दो गो आवेश है, एक है प्लस और एक है माइनस, दो आवेश है। कह रहे कि r दूरी पर है, कितना दूरी पर है r दूरी पर है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि बिंदु q के बीच बल कितना लग रहा है। दोनों के बीच में जो लगने वाला बल है वह है प्लस से माइनस की ओर F, ये है। यदि कह रहे कि यदि आवेश स्थिर हो, कौन आवेश, यदि एक आवेश स्थिर हो तो दूसरे आवेश को उसके चारों तरफ r त्रिज्या के वृत्त में, कह रहे कि एगो को एकदम इजिग में घुमा के रख देना है और एगो को इसके चारों तरफ ऐसे वृत्त में घुमा देना है। कह रहा है कि स्थिर हो तो दूसरे आवेश को उसके चारों ओर r त्रिज्या के वृत्त में परिक्रमा करने पर कार्य होगा। तो बता देते हैं कि कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। बल गुना क्या होता है विस्थापन। अगर उसको सदिश वेक्टर में लिखेंगे तो कार्य बराबर क्या होता है एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, या एफ एस हो गया। अब या फिर अगर वेक्टर में नहीं दिया, तो वेक्टर में नहीं दिया है तो कॉस थीटा नहीं लेंगे और ये हो जाएगा केवल क्या हो जाएगा एफ एस, यहाँ पर इसको निगलेक्ट कर देंगे। बताते हैं, अब देखिए बल का तो मान दे रखा है, बल का मान एफ है और ये क्या है एस का मान कितना है, एस को कहते हैं विस्थापन। तो देखिए यहाँ से माइनस क्यू आवेश यहाँ पर था, इसको पुनः घुमा करके फिर यहीं पर ला दिया। पूछेंगे कि एक बिंदु यहाँ पर था फिर घूम करके यहीं पर आ गया, तो दोनों बिंदुओं के बीच में जो न्यूनतम दूरी होता है उसको विस्थापन कहते हैं। तो इस तरह से विस्थापन का मान क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, यानी कि जहाँ बिंदु था फिर वहीं पर आ गया। तो इसका मतलब एस का मान 0 हो जाएगा। तो एफ में 0 से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो कुल किया गया कार्य का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए आघूर्ण P 15 नंबर क्वेश्चन है। आघूर्ण P वाले किसी विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युतीय क्षेत्र E की दिशा से 90 डिग्री घूर्णित करने में किया गया कार्य होगा। कह रहा है कि 90 डिग्री घुमाना है। तो बताए हैं कि टाउ बराबर क्या होता है, टाउ बराबर होता है P क्रॉस E होता है, या फिर क्या होता है PE कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो एक मिनट, PE क्या होता है साइन थीटा, क्रॉस जहाँ आएगा उसमें साइन लगेगा, PE साइन थीटा। कितना डिग्री घुमाना है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री क्या हो जाएगा PE साइन 90 डिग्री का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा PE, टाउ बराबर कितना हो जाएगा PE। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये अब प्रश्न आगे नहीं है, तो ये एक मिनट और आगे है क्या,
नहीं। चलिए ये देख लीजिए, अगर वीडियो समझ में आ रहा है, अगर अच्छा लग रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने में मज़ा आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल का नाम है द जुपिटर क्लासेज, द जुपिटर क्लासेज। लाइक भी कर सकते हैं, और अगर कहीं पर दिक्कत है या फिर समझ में नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और आपके दोस्त या रिलेशन में जो भी लोग 12th एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर 11th के बच्चे हों, उन सब के पास शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।